जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में, सीरीज में, जिसमें हम सीडीएस एंड सीएपीएफ एसी के लिए इकोनॉमिक्स को सिंपलर टर्म्स में कवर कर रहे हैं। ठीक है। अब आपके टोटल बचते हैं 3 to 4 लेक्चर्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फिजिकल पॉलिसी पे कंसंट्रेटेड रहेगा, प्लस टैक्सेशन सिस्टम। ठीक है। कल वाले लेक्चर में हम इन्फ्लेशन कवर करेंगे और उसके बाद वाले लेक्चर में हम करेंगे एक्सटर्नल सेक्टर और एक और टॉपिक है जिसका नाम मैं भूल गया। तो ये आपके टोटल 3 to 4 लेक्चर्स हो जाते हैं। ये लेक्चर्स आपके तकरीबन 1 1 घंटे के रहेंगे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडे। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग फिजिकल पॉलिसी पे। फिजिकल पॉलिसी का मतलब वो पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूजेस करती है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूजेस करती है? इसमें टैक्सेशन हो जाता है, टैक्सेशन के साथ साथ पब्लिक स्पेंडिंग भी आ जाती है। पब्लिक स्पेंडिंग के साथ साथ इसमें पब्लिक बोरोइंग भी आ जाती है। खर्च करना और बोरो करना दोनों आ जाता है। इससे इकोनॉमिक पॉलिसी के वेरियस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है। अब ये किसके साथ कनेक्टेड है भाई? हमारी फिजिकल पॉलिसी कनेक्टेड होती है। मतलब इनका अफेक्ट क्या पड़ता है हमारी इनकम पे, ठीक है, ओवरऑल प्रोडक्शन पे एंड ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क पड़ता है इनका। ठीक है। तो फिजिकल पॉलिसी जो है वो डील करती है टैक्सेशन के साथ, एक्सपेंडिचर के जो डिसीजंस होते हैं भाई हमारे गवर्नमेंट के, उनके साथ ओवरऑल डील करती है। ठीक है। और जबकि मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती थी? मॉनेटरी पॉलिसी डील करती थी सप्लाई ऑफ मनी के साथ, कि भाई इकोनॉमी में कितना पैसा आपका दिया जा रहा है ना, इकोनॉमी, सप्लाई ऑफ मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मॉडर्न इकोनॉमीज में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो डील करती है फिजिकल पॉलिसी के साथ में, और सेंट्रल बैंक यानी कि हमारे केस में आरबीआई है वो डील करता था मॉनेटरी पॉलिसी के साथ, जिसको बाद में चेंज कर दिया गया। अब अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, फिजिकल पॉलिसी जो है वो किसके द्वारा कैरी आउट की जाती है? वो कैरी आउट की जाती है लेजिस्लेशन के द्वारा, यानी कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस होती हैं जो गवर्नमेंट की, पार्लियामेंट वगैरह की, है ना। तो दो मेन इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं फिजिकल पॉलिसी के। एक तो आता है गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए टैक्स, और दूसरा आ जाता है गवर्नमेंट के द्वारा किया गया खर्चा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट टैक्सेस को कलेक्ट कर दी है ताकि अपने खर्चों को क्या कर सके, फाइनेंस कर सके, है ना। सीधी सी बात है। अब ये खर्चा किस पे होता है? ये बहुत सारे पब्लिक गुड्स और सर्विसेज पे होता है। ठीक। मोस्टली पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज पे ही होता है। जो खुद पे भी होता है वो पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज के नाम से किया जाता है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का जो इफेक्ट होता है, टैक्सेशन का जो इफेक्ट होता है, डेब्ट का जो इफेक्ट होता है एग्रीगेट इकोनॉमी पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इमेंस इंपॉर्टेंस का होता है। ठीक है। तो हमें उसको कवर करना होता है। तो जैसे अगर हम आए, सबसे पहले हम फंक्शंस या फिजिकल पॉलिसी की अगर बात करते हैं, तो फिजिकल पॉलिसी में आपके बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं। लाइक सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले पॉइंट को मैं बताऊं, बहुत सारे हमारे गुड्स आते हैं, है ना। इन गुड्स को हम क्या बोलते हैं? इन गुड्स को पब्लिक गुड्स बोल लेते हैं। अब ये पब्लिक गुड्स में कौन कौन से आ जाते हैं? इस पब्लिक गुड्स में आपका बहुत सारा टॉपिक, लाइक नेशनल डिफेंस आ गया, है ना, रोड्स आ गई, गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन है वो आ जाता है। ये आपका प्राइवेट गुड्स से अलग होता है। अब ये प्राइवेट गुड्स कौन से होते हैं? प्राइवेट गुड्स आपके होते हैं जैसे कि जिनको पर्सनल कंजप्शन के लिए यूज करते हैं। कपड़े हो गए, है ना, कार्स यानी कि व्हीकल्स हो गए, फूड आइटम्स वगैरह वगैरह हो गए, है ना। तो ये जो पब्लिक गुड्स है इनको मार्केट मैकेनिज्म के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, कि भाई आप बोल दे किसी फलानी कंपनी को कि जाके हमारे एलओसी पे खड़े हुए, प्राइवेट मर्सनरीज को आप नहीं बेच सकते ना। हमारे बॉडी की सुरक्षा के लिए उसके लिए तो हार्डकोर डेडिकेटेड बंदे ही लगेंगे, जैसे कि आप प्रिपरेशन करें इस एग्जाम की। ठीक है। तो भाई मार्केट मैकेनिज्म ऐसी चीजों को प्रोवाइड नहीं करा सकता। यानी कि मार्केट मैकेनिज्म क्या होता है? मार्केट मैकेनिज्म का मतलब होता है ट्रांजैक्शंस। किसके बीच के ट्रांजैक्शंस? ट्रांजैक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल बायर्स, जो इंडिविजुअल बायर्स होते हैं, आप कंज्यूमर्स होते हैं आपके, और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो किसी सामान को बेच रहे होते हैं, इनके बीच का जो ट्रांजैक्शंस होता है उसके वो मार्केट मैकेनिज्म कहलाता है। तो ये आपका क्या है कि भाई मार्केट प्लेयर्स के द्वारा अवेलेबल नहीं कराया जा सकता, और इसको जो है इसको आपका गवर्नमेंट ही उपलब्ध करवाती। ठीक है।
इसको कहा जाता है, बेसिकली यही लिख देता हूं मैं, एलोकेशन फंक्शन। ठीक है, अब उसके बाद में ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो फिर टैक्स और एक्सपेंडिचर पॉलिसी के जरिए क्या होता है, टैक्स प्लस एक्सपेंडिचर पॉलिसी जो होती है उसके द्वारा गवर्नमेंट क्या करती है, उसके द्वारा गवर्नमेंट एक अटेम्प्ट करती है कि भाई वो इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, है ना। इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब एक साथ बोल के पढ़ा नहीं सकता, मुझे लिखने के लिए अलग टाइम चाहिए होता है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कहा जाता है, जिसको हमारी सोसाइटी जो है वो फेयर कंसिडर करे। ऐसा नहीं भाई किसी के पास ज्यादा जा रहा है किसी के पास कम जा रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो हाउस होल्ड की होती है उसको अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है, वाई मेकिंग ट्रांसफर पेमेंट्स, कुछ आपकी ट्रांसफर पेमेंट्स की जाती हैं, है ना। ये ट्रांसफर पेमेंट्स की जाती हैं, हमारे टैक्सेस जो हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और इसीलिए जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अल्टर भी किया जा सकता है। अभी कैसे किया जाता है, ट्रांसफर पेमेंट में आपको पता है सब्सिडीज दी जाती हैं, अलग अलग स्कॉलरशिप दी जाती हैं, पेंशन्स दी जाती हैं, वगैरह वगैरह किया जाता है। ये हर किसी को नहीं दिया जाता, कुछ लोग जो स्पेसिफिक लाइन के नीचे आते हैं उन्हीं लोगों को ये पैसा दिया जाता है ना। स्कॉलरशिप हर किसी को नहीं मिलती। इसी प्रकार टैक्स जो कलेक्ट किए जाते हैं वो भी उसी प्रोपोर्शन में कलेक्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें उनको फेयर लगता है, जो सबके लिए फेयर हो। अब इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया। अब इसके बाद में हमारी आती है नेक्स्ट चीज, वो रहती है थर्ड पॉइंट में आपका आ जाएगा इकोनॉमी जो रहती है ना। इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं भाई बदलाव जो है वो भी देखे जा सकते हैं, है ना। और कई बार ऐसा लंबा लंबा पीरियड निकलता है जिसमें हमारा अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हावी रहता है, इन्फ्लेशन जो रहता है, महंगाई जो रहती है वो बहुत हावी रहती है ना। तो कई बार ऐसा टाइम भी आता है जब एक्स्ट्रा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमें चाहिए होता है ना। सरकार को एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करने की जरूरत पड़ जाती है, एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत पड़ जाती है। क्यों, क्योंकि ओवरऑल उनको जो एग्रीगेट डिमांड है उसको रेज करना है, ठीक है। तो कई बार ऐसा टाइम भी आ जाता है जब हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सीड कर जाता है अवेलेबल आउटपुट को, जो भाई आपके पास आउटपुट आ रहा है उसको एक्सीड कर जाता है, भाई खर्चा उससे ज्यादा हो रहा है, आउटपुट कम आ रहा है। ये कब होता है, ये होता है जनरली हाई एम्प्लॉयमेंट के टाइम में, ठीक है। हाई एम्प्लॉयमेंट है तो उसकी वजह से क्या होता है भाई, आपका आउटपुट बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, खर्चा भी बढ़ रहा है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी आ जाता है। ऐसी सिचुएशंस में कुछ रिस्ट्रिक्टिव जो भाई हमारी कंडीशंस होती हैं वो चाहिए होती हैं ताकि जो डिमांड है उसको कम कर सकें, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था, है ना। तो इसके जरिए स्टेबलाइजेशन किया जाता है डोमेस्टिक इकोनॉमी का, है ना। अब इसमें क्या होता है कि भाई पब्लिक प्रोविजन जो गुड्स का होता है वो पब्लिक प्रोडक्शन के बराबर नहीं होता। ये जो पब्लिक प्रोविजन ऑफ गुड्स है ये पब्लिक प्रोडक्शन के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, पब्लिक प्रोविजन का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई इनको फाइनेंस किया जा रहा है थ्रू द बजट, इनको बजट के द्वारा फाइनेंस किया जा रहा है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये आपको बिना किसी डायरेक्ट पेमेंट के अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ये जो गुड्स होते हैं ये डायरेक्टली गवर्नमेंट मैनेजमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। अब अगर हम गवर्नमेंट और पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है भाई, वो खर्चे जो कि पब्लिक अथॉरिटीज के द्वारा किए जा रहे हैं, ठीक है। सिंपली भाई हमारे ये वो खर्चे आ जाते हैं। अब ये पब्लिक अथॉरिटीज में कौन आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है, स्टेट गवर्नमेंट आ जाती हैं, लोकल गवर्नमेंट्स आ जाती हैं। ये खर्चे आ गए, प्लस इसके साथ साथ इन खर्चों में हमारे वो मेंटेनेंस वाले खर्चे भी आ जाते हैं जो सरकार अपने सारे विभागों के लिए यूज कर रही है ना। वो मेंटेनेंस के खर्चे आ जाते हैं, मतलब सैलरीज वगैरह देना, ये करना वो करना। प्लस इसमें सिटीजन्स की जो कलेक्टिव नीड होती है उनको भी सेटिस्फाई किया जाता है ना। उनके इकोनॉमिक प्लस उनके सोशल वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स होती हैं, चीजें होती हैं, वो सब भी इसी के द्वारा फंड की जाती हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर के द्वारा, है ना। तो पब्लिक अथॉरिटीज के द्वारा जो खर्चा किया जा रहा है गवर्नमेंट को चलाने में उसको हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये खर्चा आपका एडमिनिस्ट्रेशन पे किया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस पे किया जा रहा है,
एजुकेशन पे, हेल्थ पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, डिफेंस पे, सोशल सिक्योरिटी पे, ये खर्चा इन सब पे किया जा रहा है। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम कुछ फॉलोइंग हेड्स में स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारा कैपिटल या फिर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाता है ना। तो जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाता है गवर्नमेंट का, इसमें हमारे वो खर्चे आते हैं जो आपके जिसकी वजह से हमारे कुछ क्रिएशन होता है, किसका, फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स का। ठीक है, कुछ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स इसकी वजह से क्रिएट होते हैं। और इसकी वजह से एक और काम होता है, वो ये रहता है कि गवर्नमेंट की फाइनेंशियल लाइबिलिटीज जो हैं वो कम भी हो जाती हैं। ठीक है, अब इनमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है भाई? पहली बात तो इसमें आ जाता है जो हमारा एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, लैंड, बिल्डिंग्स, और उसके साथ साथ मशीनरी, इक्विपमेंट, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इसके जरिए। अब देखो भाई, लैंड खरीदा जाएगा, बिल्डिंग खरीदी जाएगी, मशीनरी खरीदी जाएगी, इक्विपमेंट खरीदा जाएगा, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तो उससे गवर्नमेंट के लिए फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, है ना। इनको बेच के गवर्नमेंट पैसा कमा सकती है, इनको बेच के भी गवर्नमेंट पैसा कमा सकती है, तो भाई ये फाइनेंशियल एसेट्स हो गए, यानी कि गवर्नमेंट को बाद में रिटर्न देंगे। फिर हमारे कुछ लोन्स और एडवांसेस भी आ जाते हैं। लोन्स और एडवांसेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके स्टेट गवर्नमेंट को दिए थे, या फिर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को दिए थे, पीएसयूज को दिए थे, बाकी पार्टीज को दिए थे। अब ये लोन जब गवर्नमेंट ने उनको दिए हैं, तो ये बाद में लौट के गवर्नमेंट को इनके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे। तो यानी कि एक तरह से देखा जाए तो इस पे भी तो भाई गवर्नमेंट को आपका फाइनेंशियल एसेट्स हो गया ना, गवर्नमेंट को भाई इसमें से वो मिल रहा है, खर्चा मिल रहा है ना। अगर ये भाई लोन फुलफिल कर देते हैं अपना, एक साथ गवर्नमेंट को पैसा दे देते हैं कि भाई लो भाई तुम्हारा लोन हमने फुलफिल कर दिया, तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट के फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स में कमी आ जाती। ठीक है, दूसरी तरफ जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था जिसकी हम बात कर रहे थे, ये वो खर्चा होता है जो कि आपका मतलब बाकी पर्पसेस के लिए होता है। इसमें हम अदर पर्पसेस काउंट कर लेते हैं, यानी कि इसके जरिए आपके फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट नहीं होते, है ना। इसमें कौन कौन से खर्चे आ जाते हैं? इसमें हमारे वो खर्चे आ जाते हैं जो गवर्नमेंट की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, जैसे वीआईपी गाड़ियों का काफिला हो गया, ठीक है, अलग अलग तरह के प्रोविजंस हो गए, बहुत सारा लंबा लंबा स्टाफ रखना हो गया, बड़े बड़े बंगले आवंटित करना हो गया, ये भी तो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी खर्चे हैं भाई, है ना। हम एक बिल्डिंग में 10 फ्लैट बना के डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, बड़ा सा एरिया कवर करेंगे जहां पर 50 ऐसी मल्टी बन सकती हैं, और वो हम किसी एक स्पेसिफिक ऑफिसर को दे देंगे भाई, क्योंकि ये बहुत जरूरी है भाई। ये कॉलोनियल प्रैक्टिस है, तो इसको तो आज के टाइम में फॉलो करना ही है ना। कॉलोनियल प्रैक्टिस जो आपकी है सिर्फ खत्म की जा रही है आर्म्ड फोर्सेस से और सीपीएफ वगैरह से, है ना। वो आपकी आईएएस और आईपीएस और बाकी सर्विसेज से खत्म नहीं की जा रही। ठीक है, चलो भाई, आई होप आप सरकेज़म समझ गए होंगे। अब उसके बाद में तो इसमें मैंने बताया कि नॉर्मल फंक्शनिंग जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की होती है, प्लस जो आपके वेरियस सर्विसेज होती हैं उनकी नॉर्मल फंक्शन क्या बोलते हैं फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें आ जाता है इंटरेस्ट का पेमेंट भी आ जाता है इसमें। किसमें? जो गवर्नमेंट के द्वारा उधार लिया गया है उस पे भी तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, आपका इंटरेस्ट पे करेगी ना। प्लस इसके साथ साथ कुछ ग्रांट्स भी आ जाते हैं जो गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट और बाकी पार्टीज को देती है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू था वो खर्च हो रहा है ना, बाकी पर्पसेस के लिए खर्च हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट को कोई फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट्स नहीं मिल रहा है, और ना ही गवर्नमेंट की किसी तरह की लाइबिलिटीज कम हो रही है। अब इसमें दूसरा डिस्टिंक्शन आ जाता है डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का। इनको हम ऐसे समझते हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का सीधा सा मतलब है वो सारा एक्सपेंडिचर जिसके द्वारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। ठीक है, इससे भाई हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, और इसके साथ साथ आपका सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है। ठीक है, तो भाई इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? इसमें हमारी आ जाती हैं, ये मतलब प्रोडक्टिव क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर की तरह ही समझ लीजिए। इसमें हमारा वो सारा कंपोनेंट आ जाता है, एजुकेशन का, पब्लिक हेल्थ का, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का, ट्रांसपोर्ट का, कम्युनिकेशन का, एसेट्रा का इसमें आ जाता है। और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में क्या आता है भाई, हमारे वो सारे अनप्रोडक्टिव खर्चे आ जाते हैं। ठीक है, इनको नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। इसमें जैसे कि
आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गई, लाइक पुलिस, ठीक है, लाइक जस्टिस, लाइक आपकी डिफेंस, या फिर इंटरेस्ट पेमेंट, स्टेट्स को ग्रांट देना, इनको अनप्रोडक्टिव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सरकार को कोई रिटर्न नहीं देते। लेकिन अगर इनकी वैल्यू वाइज अगर हम देखें, है ना, जो सोशल और इकोनॉमिक वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि इसके बिना कोई सोसाइटी सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो इनका होना बहुत जरूरी है, भले ही ये वापस में हमें रिटर्न ना देते, है ना। फिर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है नॉन ट्रांसफर एक्सपेंडिचर। इसको हम जो है नॉन ट्रांसफर एक्सपेंडिचर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मतलब कि वो खर्चा जिसकी वजह से क्या होता है भाई, हमारा इनकम या फिर आउटपुट का क्रिएशन होता है, ठीक है। बेसिकली ये गवर्नमेंट के द्वारा किया गया वो खर्चा होता है जो कि गवर्नमेंट कर रही है ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को वही खरीदने के लिए जो खर्चा कर रही है, या फिर जो आपके करंट सर्विसेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाते हैं वो इसमें काउंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भाई हमारे डेवलपमेंट प्लस नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से भाई हमारा कोई आउटपुट जो है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्रिएट किया जा रहा है ना। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भाई हमारी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि पावर, ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भाई बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लाइक एजुकेशन, हेल्थ हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ फैमिली वेलफेयर हो गया, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर हो गया, डिफेंस हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो ऐसे खर्चे करके गवर्नमेंट क्या करती है, एक हेल्दी कंडीशन क्रिएट कर रही है ना। किसी भी इकोनॉमी के लिए एक हेल्दी कंडीशन या एनवायरमेंट की जा रही है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। बांग्लादेश जैसा नहीं चल रहा, पाकिस्तान जैसा नहीं चल रहा, अफगानिस्तान जैसा नहीं चल रहा। बांग्लादेश एकदम अच्छे खासे ट्रैक पे था, सब कुछ कर रहा था, फिर उन्हें याद आया अरे भाई हम तो किसी स्पेसिफिक मजहब को बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ तो शांति करना लिखा ही नहीं है। तो उन्होंने हिंदुओं पे अटैक करने स्टार्ट कर दी, है ना। स्टार्ट किया था भाई स्टूडेंट मूवमेंट के नाम पे, लेकिन अल्टीमेटली आना उनको उसी चीज पे, अपने औकात पे आना है ना। तो फिर भाई यहाँ पर क्या है कि हेल्दी कंडीशंस जब तक डेवलप नहीं होंगी तब तक इकोनॉमी आपकी प्रॉस्पर नहीं करेगी। तो हेल्दी कंडीशंस डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। गवर्नमेंट फिर बाद में उससे भाई आपकी इनकम जनरेट कर लेती है। कैसे करती है भाई, ड्यूटीज लगा देती है, टैक्सेस लगा देती है, इस तरीके से गवर्नमेंट अपनी इनकम जनरेट कर लेती है। फिर उसके बाद में अगर हम ट्रांसफर एक्सपेंडिचर की बात करते हैं भाई, अभी तो हमने नॉन ट्रांसफर एक्सपेंडिचर देख लिया। ट्रांसफर एक्सपेंडिचर जो रहता है, इसमें हमारा एक्सपेंडिचर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट, जिसके अगेंस्ट में किसी प्रकार का रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। कौन कौन सा आ जाता भाई इसमें, इसमें हमारी आ जाती है नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स आ जाती हैं, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट्स आ जाते हैं, सब्सिडीज जो दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस आ जाते हैं, वेलफेयर के बेनिफिट्स आ जाते हैं जो वीकर सेक्शंस को दिए जाते हैं। इन सब पे लौट के गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलना होता। लेकिन ऐसा खर्चा करके क्या होता है, ऐसा खर्चा करके गवर्नमेंट लोगों का वेलफेयर करती है, उनका भला करती है, खासकर जो कि हमारे वीकर सेक्शंस ऑफ द पीपल को बिलोंग कर रहे हैं, है ना। वीकर सेक्शन कौन से वीकर सेक्शंस भाई, जो एक्चुअली में वीक है। पूजा खेड़ेकर आईएएस के जैसे नहीं, जो आईएएस होने वाले थे लेकिन नहीं हो पाए, है ना, उनके जैसे वीकर सेक्शन वाले लोग नहीं, ठीक है। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो रहता है, इससे एक तरीके से देखा जाए तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, बहुत बढ़िया राइटिंग है ये मेरी, आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी होता है विद इन द सोसाइटी, ठीक है। फिर फर्दर कैरी ऑन करें प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करेंगे, तो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर में अगेन वही चीजें आ जाती हैं जो खर्चा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे किया गया हो, है ना, प्लस पब्लिक पीएससी जो होते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे किए गए हो, या फिर हमने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पे खर्चा किया हो। मतलब कि ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी की प्रोडक्टिव जो कैपेसिटी होती है वो इसके द्वारा बढ़ जाती है, ठीक है। हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी इसके द्वारा बढ़ जाती है और उसके जरिए फिर गवर्नमेंट को इनकम मिलती है। तो इनको क्लासिफाई किया जाता है प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, यानी कि फिजिकल एसेट्स पे जो आपने खर्चा किया है, मशीनरीज पे खर्चा किया है, ह्यूमन कैपिटल पे खर्चा किया है भाई। ह्यूमन कैपिटल पे यानी कि अगर आपने किसी साइंटिस्ट को ट्रेन किया है प्रॉपर तरीके से, तो उसकी ट्रेनिंग आपको बाद में अच्छे अच्छे रिजल्ट देगी, है ना। जिस तरीके से आईएएस आईपीएस पे खर्चे किए जा रहे हैं, या फिर सर्विसेज में आप जो ट्रेनिंग पे खर्चा किया जाता है आपकी
सर्विसेज में, आर्म सर्विसेज में, आर्म फोर्सेज में, सीएपीएफ वगैरह पे, तो ये बदले में आपको क्या देते हैं, एक स्पेसिफिक स्किल देते हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। वही अनप्रोडक्टिव जो हमारे खर्चे होते हैं उनमें हमारे एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं जिनका नेचर होता है कंजप्शन का, जो कि भाई खर्च करते हैं, जैसे कि भाई हमारा डिफेंस हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट्स हो गई, एक्सपेंडिचर जो आपका लॉ एंड ऑर्डर पे किया जाता है, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे जो खर्चा किया गया है, ये किसी तरह के कोई प्रोडक्टिव एसेट क्रिएट नहीं करते जिसके द्वारा इनकम या आपको रिटर्न मिले गवर्नमेंट को। और ऐसे एक्सपेंसेस को अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कहा जाता है, लाइक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस करना है, डिफेंस मेंटेनेंस करना है, वगैरह वगैरह। उसके बाद में टॉपिक भाई हमारा आता है गवर्नमेंट और पब्लिक रेवेन्यू का। तो भाई पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है? पब्लिक रेवेन्यू होता है जो भी इनकम गवर्नमेंट को होती है, कहाँ से होती है, फ्रॉम ऑन द सोर्सेज, जो भी सोर्सेज है जिससे गवर्नमेंट को इनकम होती है उसको पब्लिक रेवेन्यू कहा जाता है। इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें टैक्स रेवेन्यू की जो आपकी रिसीप्ट्स हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो भी इसमें काउंट कर लिए जाए, ठीक है। यानी कि ये रेवेन्यू सोर्सेस होते हैं गवर्नमेंट के, यानी कि गवर्नमेंट के सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं जिसमें आपका गवर्नमेंट रिपे नहीं करती है ना, इनको गवर्नमेंट दोबारा रिपेमेंट करने के लिए बाध्य नहीं होती, गवर्नमेंट अपने पास रखती है। ये हमारी पब्लिक रिसीप्ट से टोटली अलग होती है ना। पब्लिक रिसीप्ट का मतलब होता है जो भी सारी इनकम गवर्नमेंट को हो रही है, इसमें पब्लिक बोरोइंग भी आ जाती है जो गवर्नमेंट ने उधार लिया है, या फिर न्यू करेंसी को जो इशू किया जाता है वो भी गवर्नमेंट की भाई आपकी पब्लिक रिसीप्ट में आ जाता है, ठीक है। तो पब्लिक रिसीप्ट का मतलब होता है पब्लिक रेवेन्यू रिसीप्ट हो गई, प्लस इनकम। कौन सा इनकम? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब ये अदर सोर्सेज में क्या आ जाता है, अदर सोर्सेज में पब्लिक बोरोइंग आ जाती है, प्लस प्रिंटिंग ऑफ करेंसी आ जाती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट रेवेन्यू या फिर जो गवर्नमेंट रिसीप्ट्स होती हैं इनको हम किस में क्लासिफाई कर सकते हैं, इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीप्ट्स, ठीक है। रेवेन्यू रिसीप्ट्स की बात करें अगर हम सबसे पहले, तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स का मतलब होता है गवर्नमेंट की वो रिसीप्ट्स जो कि होती हैं नॉन रिडीमेबल, ठीक है। अब ये नॉन रिडीमेबल का मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब है इनको रिक्लेम नहीं किया जा सकता। अब किससे रिक्लेम नहीं किया जा सकता? भाई इसको गवर्नमेंट से रिक्लेम नहीं किया जा सकता, है ना। मतलब कि इनको अपने गवर्नमेंट को दे दिया तो दे दिया। अब इनको डिवाइड किया जाता है टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यूज। तो अगर हम इसी की हेड के अंदर टैक्स रेवेन्यू की बात करें, है ना, टैक्स रेवेन्यूज एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज हमें पढ़ने हैं। टैक्स रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो टैक्स रेवेन्यूज में क्या क्या आता है, टैक्स रेवेन्यू में वो सारे प्रोसीड्स आ जाते हैं जो कि टैक्सेस के जनरेट होते हैं, प्लस अदर ड्यूटीज भी इसमें आ जाती हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाई है, लेवी की है ना। तो टैक्स रेवेन्यूज बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं रेवेन्यू रिसीव्स के, और इसमें कुछ अलग अलग टैक्सेस आ जाते हैं, जैसे कि भाई हमारा आ गया पर्सनल इनकम टैक्स। पर्सनल इनकम टैक्स हमारा आ जाता है जो भाई लोगों की सैलरीज पे प्लस इनकम पे लगाया जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा आ जाता है कॉरपोरेशन टैक्स। ये जो कॉरपोरेशन टैक्स होता है ये किस पे लगाया जाता है, ये फर्म्स एंड कॉरपोरेशंस पे लगाया जाता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। तीसरा भाई हमारा आ जाता है एक्साइज ड्यूटीज। एक्साइज ड्यूटीज जो है वो आपकी उन गुड्स पे लगाई जाती हैं जो कि हमारे देश के अंदर ही प्रोड्यूस की गई है, प्रोड्यूस डोमेस्टिकली। फिर उसके बाद में फोर्थ कंपोनेंट हमारा आ जाता है कस्टम्स ड्यूटी का, ठीक है। ये आपकी कस्टम ड्यूटीज आ जाती हैं, ये उन गुड्स पे लगाई जाती है जिनको या तो आपने इंपोर्ट किया है बाहर से, या फिर जिसको आप क्या कर रहे हैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस पे कस्टम ड्यूटीज लगाई जाती है। फिर आ जाता है आपका सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लेवी किया जाता है, किस पे? सर्विस प्रोवाइडर्स पे, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर्स में कौन आ जाता है भाई, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स हो गए, टीचिंग करना हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, जितने भी सर्विस ट्रांजेक्शन होते हैं उन पर सर्विस टैक्स भी लगाया जाता है। उसके बाद में आ जाता है भाई हमारा वेल्थ टैक्स।
वेल्थ टैक्स जो है, जो भी बंदा किसी वेल्थ को एक्वायर किए है उसकी नेट वेल्थ पे लगता है। किसकी नेट वेल्थ पे लगता है? जो एसएससी होता है उसकी पे लगता है ना। यानी कि ये बेनिफिट आपका ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी से मतलब टैक्स उन बेनिफिट्स पे लिया जाता है जो आपकी किसी भी प्रॉपर्टी को ओन करके मिलता है। और उसके बाद में होता है हमारा गिफ्ट टैक्स। ये टैक्स आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पे लगता है। भाई आपने प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर दी, है ना। एक इंडिविजुअल ने क्या किया, दूसरे इंडिविजुअल को प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफर कर दी और उसके बदले में उसको कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं लिया, है ना, या फिर फुल वैल्यू से कम लिया है। यानी कि एक नॉमिनेटिव तौर पे जब प्रॉपर्टी आपके किसी रिश्तेदार में या दोस्तों वगैरह में बांटी जाती है तब, है ना। तो टैक्स आपका जो है इस बेसिस पे लगता है कि डोनर का इंटेंशन क्या था, ट्रांसफर गिफ्ट करना था या फिर क्या था, है ना। तो भाई ये जो टैक्सेस हमारे हैं ना, वेल्थ टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, स्टेट ड्यूटी हो गई, स्टेट ड्यूटी को हटा दिया गया है। इनका सिग्निफिकेंस रेवेन्यू के टर्म में बहुत ज्यादा नहीं रहा है, इसीलिए इनको जो है इनको एक नाम से जाना जाता है, मतलब कि पेपर टैक्सेस। यानी कि ये टैक्सेस बस पेपर पे ही गवर्नमेंट के रेवेन्यू में ज्यादा कुछ स्पेसिफिक मीनिंग ऐड नहीं कर। तो अगर हम मीनिंग ऑफ टैक्सेस को समझें तो टैक्सेस को हम क्या बोल सकते हैं? टैक्सेस को हम बोल सकते हैं कि भाई ये तो कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है, जबरदस्ती का दिया हुआ चंदा है। किसके द्वारा? एक कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन होता है फ्रॉम अ पर्सन टू गवर्नमेंट, है ना, टू डिफरे द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑल। सब लोगों के भले के लिए जो खर्चे हो रहे हैं उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए, विदाउट रेफरेंस टू स्पेशल बेनिफिट्स कंफर्ट। मतलब कि आपको जो है जरूरी नहीं है कि स्पेशल बेनिफिट्स टैक्स पे करने पे मिलेंगे। टैक्स पे तो आपको करना ही करना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि स्पेशल बेनिफिट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसा बता देता हूँ कि भाई आपने टैक्स किया लेकिन लिख पे किया, लेकिन आपके घर के सामने की सड़क नहीं बनी, उसके बदले में सरकार ने किसी झुग्गी झोपड़ी के पास जाके वहां जाके मकानों का निर्माण कर दिया, है ना। तो भाई ये आपका काम हो रहा है, ठीक। तो भाई ये एक्सटर्नलिटी बोलते हैं, बेसिकली पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी आती है, इसका कंसेप्ट बाद में आएगा। ये भाई आपका काम किया जाता है ना। तो टैक्सेस का जो नेचर है वो हम 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ सकते हैं। पहला तो हमारा आ जाता है जो मैंने आपको बताया, कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, है ना। यानी कि आप टैक्स पे करने के लिए रिफ्यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप रिफ्यूज करेंगे तो लीगल एक्शन और पनिशमेंट आ सकता है। दूसरा आ जाता है पर्सनल ऑब्लिगेशन, ठीक है। पर्सनल ऑब्लिगेशन मतलब कि आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाला गया है कि आपको टैक्सेस पे करने ही है। जनरल बेनिफिट भी आ जाता है इसमें, यानी कि टैक्सेस जो है उनको जनरल बेनिफिट और वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए यूज किया जाएगा। और एक आ जाता है नो क्विड प्रो क्यू, यानी कि टैक्स पेयर जो है उस पर डेफिनेट डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल बेनिफिट गवर्नमेंट में से जरूरी नहीं है कि मिल ही जाए। अब अगर हम टाइप्स ऑफ टैक्सेस की तरफ देखें तो टैक्सेस को क्लासिफाइड किया जाता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में, है ना। डायरेक्ट टैक्स हमारा वो होता है जो कि टैक्स पेयर क्या कर रहा है, डायरेक्टली आपका गवर्नमेंट को पे कर रहा है ना। इन टैक्सेस को दूसरों पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। एक होम ओनर जो है वो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स पे करता है डायरेक्टली गवर्नमेंट को, है ना। एक फैमिली अपने इनकम टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करती है। अब इनके मेरिट्स की अगर हम बात कर लें कि भाई डायरेक्ट टैक्सेस के मेरिट क्या होते हैं, तो भाई सबसे पहले आ जाता है इकोनॉमिकल होता है भाई। इकोनॉमिक मतलब कि अगर हम कलेक्टिंग के टर्म में देखें तो फिर ये जनरली आपके सोर्स पे कलेक्ट किए जाते हैं तो ज्यादा खर्चा नहीं होता। दूसरा इसमें पॉइंट आ जाता है सर्टेनिटी का, यानी कि गवर्नमेंट को ये पता होता है कि भाई किसको कितना पैसा देना है, कितना वो किससे रिसीव करने वाले हैं टैक्स पेयर से, यानी कि कितना कौन आपका गवर्नमेंट को पे करेगा। उसके बाद आ जाता है इक्विटी, है ना। इक्विटी प्लस रिड्यूसिंग इन इक्वालिटीज। इसमें क्या आता है? इक्विटी और रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज में, यानी कि टैक्स रेट्स को गवर्नमेंट ने बना दिया है प्रोग्रेसिव। ये मैं अभी आगे जाके बताऊंगा। इससे बर्डन जो है वो आपका रिच पे ज्यादा डाला जाता है, पुअर पे कम डाला जाता है। इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब है आपका जो रेवेन्यू है उसको रेवेन्यू को इंक्रीज किया जा सकता है क्राइसिस के टाइम में जब टैक्सेस आपके बढ़ा दिए जाते हैं। सिविक कॉन्शियसनेस आ जाती है, क्योंकि टैक्स पेयर्स गवर्नमेंट को फंड दे रहे हैं तो फिर वो थोड़े ज्यादा अवेयर हो जाते हैं, थोड़े ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि भाई गवर्नमेंट कैसे खर्चे कर रही है। सिंप्लिसिटी की बात की जाए जो कि ऑन द पेपर ही ओनली है, इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड आ जाता है। इनकी डिमेरिट्स की बात करें तो ये है अनपॉपुलर, यानी कि टैक्स पेयर्स को ये लगता है कि डायरेक्टली उनकी जेब से पैसा काटा जा रहा है ना, इसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता।
पॉसिबिलिटी रहती है भाई टैक्स इवेजन की, ठीक है। लोग अपनी इनकम को कंसील कर लेते हैं, कुछ फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस कर लेते हैं कम टैक्स पे करने के लिए। थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा मैं बताऊं तो ये इनकन्वीनियंट भी हो जाता है। मेंटेनेंस ऑफ एलेबोरेट अकाउंट, इसकी वजह से वेरियस फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं हमारे इस पूरे प्रोसेस को पूरा करने के लिए, थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है। ENCONVENIENT, सॉरी, ठीक है। फिर इसके बाद इसका एक एडवर्स इफेक्ट भी होता है ऑन द विल टू वर्क एंड सेव। यानी कि भाई आप एग्जांपल के तौर पे ये देख लीजिए कि भाई प्रॉपर्टी और जो इनहेरिटेंस पे अगर आप ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो इसके द्वारा लोग डिस्करेज होंगे, है ना, सेविंग करने के लिए, प्रॉपर्टी ज्यादा खरीदने के लिए वो खर्चा ज्यादा करेंगे। और उसके बाद आ जाता है आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस का मतलब होता है जबरदस्ती। रेट्स को वो गवर्नमेंट के द्वारा आर्बिट्रेरली तौर पे फिक्स किया जाता है, जिसमें कोई बदलाव जनरली बहुत कम होता है। और उसके बाद इनका जो स्कोप होता है ना, ये काफी ज्यादा नैरो होता है, क्योंकि सर्टेन ग्रुप्स और पीपल जो होते हैं वो आपके टैक्स पे नहीं कर रहे होते, है ना। तो भाई ये सिस्टम आ जाता है इसमें। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स आपका वो टैक्स होता है जो किसी और इंसान पे पास किया जा सकता है ना। कोई भी जो बिजनेस है, अगर उसके ऊपर सरकार ने ज्यादा टैक्स लगा दिया है तो वो टैक्स की कॉस्ट को कैसे रिकवर करेगा? वो इस चार्ज को आपका पास कर देगा कंज्यूमर के ऊपर, है ना। तो टैक्स का शिफ्ट हो रहा है बिजनेसेस के द्वारा, आपका दूसरे पे कर दिया जा रहा है। मान लीजिए सरकार ने टैक्स बिजनेस पे लगा दिया, तो वो अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बढ़ा देंगे, है ना। 20 रुपए से 25 रुपए कर देंगे, और ये 25 रुपए का 5 रुपए एक्स्ट्रा है वो कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा, है ना। तो एक्साइज ड्यूटीज और कस्टम ड्यूटीज एग्जांपल्स आ जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के। बाकी जो सारे थे वो आपके आ जाते हैं डायरेक्ट टैक्स। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे स्पेसिफिक और एड वैलोरम टैक्सेस के बारे में, है ना। ये भी एक दूसरा क्लासिफिकेशन आ जाता है, जिसमें हम एक कैटेगरी को स्पेसिफिक बोलते हैं, एक को एड वैलोरम कहते हैं, है ना। तो जब जब भी कोई गुड या फिर सामान वगैरह जो होता है उसको टैक्स किया जाता है उसके मेजर के बेसिस पे, उसके साइज के बेसिस पे, उसके वेट के बेसिस पे, तब हम उस टैक्स को स्पेसिफिक टैक्स बोलते हैं, है ना। जैसे कि भाई आपका शुगर जो है, शुगर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है उसके वेट्स के रिगार्डिंग में, या फिर एक्साइज ड्यूटी आपकी कपड़ों पर लगाई जाती है उनके मीटर या फिर यार्ड के बेसिस पे, तो वो स्पेसिफिक टैक्स हो गया। और स्पेसिफिक टैक्स एडवांटेजेस होता है क्योंकि इसको आप इजीली लगा सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। वही जो दूसरा हमारा एड वैलोरम टैक्स होता है, ये उस कमोडिटी पे लगाया जाता है उसकी सेल्स की वैल्यू के हिसाब से, है ना। वैल्यू ऑफ सेल्स यानी कि कितना वो बिका है, तो वो एड वैलोरम हो जाता है। ऐसे केस में टैक्स आपका वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट के बेसिस पे लगाया जाता है, उसका वेट और साइज कुछ भी हो वो मायने नहीं रखता। तो एड वैलोरम टैक्स हमारा तब बेनिफिशियल होता है कि बर्डन आपका रिच के ऊपर होता है, इसीलिए इसमें जो अकाउंटेंस होती है वो आपकी इक्विटी के बेसिस पे जाती है। मतलब कॉम्प्लिकेशन एक जो आता है वो ये कि एग्जैक्ट वैल्यू टैक्स ऐसे गुड्स का पता करना, करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जगह की जगह वेरी करता है। खासकर लग्जरियस आइटम्स पे भाई इस तरह के टैक्सेस लगाए जाए। अब हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आ जाता है, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार पूछे गए हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू में आपकी आ जाती हैं इंटरेस्ट रिसीट्स, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीट किस पे? ऑन अकाउंट ऑफ लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपके डिविडेंड्स हो जाते हैं, डिविडेंड्स और आपके प्रॉफिट्स जो कि इन्वेस्टमेंट पे गवर्नमेंट ने कमाए हैं। फीस और बाकी रिसीट्स आ जाती हैं फॉर सर्विसेज जो गवर्नमेंट ने दी हैं। और कैश ग्रांट्स इन एड आ जाते हैं। ग्रांट इन एड होता है ना, जो अलग अलग सरकारों को दिया जाता है। तो इसमें फॉरेन कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो पैसा आपको मिलता है ये हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू में काउंट किया जाता है। यानी कि भाई ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स के जरिए हमारे पास पैसा नहीं आया है, ये हमारा आया है नॉन टैक्स रेवेन्यू वाले सोर्सेज से। अब हम बात कर लेते हैं भाई कि गुड टैक्सेशन सिस्टम के अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, चाल चरित्र क्या होता है। तो एक अच्छा जो टैक्स सिस्टम होता है ना उसको 5 बेसिक कंडीशंस पूरी करनी चाहिए, ठीक है। उन 5 कंडीशन में आ जाती है आपकी फेयरनेस, एडुकेसी, सिंप्लिसिटी, ट्रांसपेरेंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव ईज। अब जैसे हम अगर फेयरनेस की बात करते हैं, सबसे पहले फेयरनेस का मतलब होता है इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है सबका बराबर का हिस्सा। तो भाई हर कोई जो है वो अपना फेयर शेयर ऑफ टैक्सेस जो है उनको पे कर रहा है ना।
दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाते हैं इक्विटी में। एक तो हमारा आ जाता है हॉरिजॉन्टल इक्विटी का, जो कि कुछ ऐसा रहता है। दूसरा हमारा आ जाता है वर्टिकल इक्विटी का, जो कि कुछ ऐसा रहता है। अब हॉरिजॉन्टल इक्विटी का क्या मतलब होता है? टैक्स पेयर्स जो हमारे हैं, जो कि एक सिमिलर फाइनेंशियल कंडीशंस को बिलोंग करते हैं, जो कि एक सिमिलर क्लास को बिलोंग करते हैं, उनको सिमिलर टैक्सेस देने हैं। और वर्टिकल इक्विटी का मतलब होता है कि भाई टैक्स पेयर्स जो कि आपके लैडर में टॉप पर हैं, जो बेटर ऑफ है ज्यादा, उनको आपका क्या है, उनको बेसिकली टैक्स ज्यादा देना हो, है ना, उन लोगों के कंपैरिजन में जो लोग आपके कम वेल ऑफ, है ना। तो इसके अंदर आपके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, लाइक वर्टिकल इक्वल जो इक्विटी होती है, इसमें हम टैक्सेस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला तो आ जाता है आपका रिग्रेसिव, दूसरा आ जाता है प्रोपोर्शनल, तीसरा आ जाता है डाइग्रेसिव, और उसके बाद में एक आ जाता है प्रोग्रेसिव, है ना। यानी कि टैक्सेस को हम या तो रिग्रेसिव में भी क्लासिफाई कर सकते हैं, या प्रोपोर्शनल में, या प्रोग्रेसिव में। और इन सब का जो डिस्टिंक्शन होता है वो आपका टैक्स के बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि भाई किस पर टैक्स लगाया जा रहा है, जिसको टैक्सेबल बेस कहा जाता है ना, कि भाई टैक्सेबल बेस क्या है, यहाँ पे किस पे टैक्स लगाया जा रहा है। जैसे भाई जो हाउस होल्ड्स पे इनकम पे जो टैक्स लगाया जाता है, या बिजनेस की प्रॉफिट पे टैक्स लगाया जाता है, वो क्या है। तो अगर हम सबसे पहले प्रोग्रेसिव टैक्स की बात करते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होता है आपका, ये कुछ ऐसा टैक्स होता है जिसमें जो लार्जर परसेंटेज इनकम का होता है वो लिया जाता है हाई इनकम ग्रुप से। जो ज्यादा कमा रहा है उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, लो इनकम ग्रुप को कम पे करना पड़ेगा। तो मार्जिनल टैक्स रेट और बेस इनकम रेट के बीच में इसका जो ग्राफ है कुछ ऐसा सीधी लाइन की तरह बनता है। जितना ज्यादा आप कमाते जाओगे उतना ज्यादा टैक्स रेट आपकी बढ़ती जाएगी। दूसरा हमारा आ जाता है प्रोपोर्शनल टैक्स रेट। प्रोपोर्शनल टैक्स जो रहता है, यानी कि इसमें सेम परसेंटेज ऑफ इनकम आपका टैक्स जो है सबसे लिया जाता है, चाहे आप किसी भी ग्रुप को बिलोंग करते हो। तो भाई इसका जो ग्राफ है वो ऐसा सीधा जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स होता है उल्टा, यानी कि लार्जर परसेंटेज ऑफ अगर आपके पास इनकम है तो फिर सॉरी, लार्जर परसेंटेज ऑफ इनकम जो लो इनकम ग्रुप्स की है उनको ली जाती है एज कंपेयर टू हाई इनकम ग्रुप। तो भाई ये रिग्रेसिव होता है ना, ये उल्टा जाता है। और उसके बाद आ जाता है डिग्रेसिव टैक्स। डिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, जो रेट है आपकी टैक्सेशन के प्रोग्रेशन की वो सेम प्रोपोर्शन में सबके लिए नहीं बढ़ती। ऐसा नहीं कि भाई ज्यादा आपकी तनख्वाह है तो भाई आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो ये हमारा आ गया टैक्स, ठीक है। अब हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर है हमारे देश में भी, काफी हद तक प्रोग्रेसिव जो टैक्सेशन सिस्टम है वही लागू है। इसके कुछ मेरिट्स क्या आ जाते हैं, पॉपुलर क्यों है? देखो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से इक्विटेबल और जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है टैक्स बर्डन का, है ना। क्योंकि जो हाई टैक्स बर्डन है वो डाला गया है रिच पे, ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो इनकम और वेल्थ आता है हमारा, इनके बीच में जो हाई इनइक्वालिटीज होती हैं उनको घटाया जाता है, क्योंकि भाई ज्यादा कमा रहे हो तो ज्यादा टैक्स दो उनके वेलफेयर, जो आपकी कम कमा रहे हो उनके वेलफेयर के लिए, है ना। ये भाई थोड़ा सा हमारा इलास्टिक रहता है। इलास्टिक क्यों रहता है कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो आपका सब्सटेंशियली आपकी टैक्स रेट के साथ में बढ़ता है। जैसे जैसे टैक्सेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा। ये प्रोडक्टिव वे होता है। अब ये प्रोडक्टिव क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता जा रहा है ना। और ये आपके इकोनॉमिकल भी कहलाते हैं। इकोनॉमिकल इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि टैक्स कलेक्शन की कॉस्ट होती है वो टैक्स रेट के बढ़ने के साथ नहीं बढ़ती, ठीक है। तो भाई फेयरनेस वाला पहला पॉइंट आपका कवर हो गया। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है एडुकेसी का। फेयरनेस वाले में काफी ज्यादा कंटेंट था, लेकिन एडुकेसी, ट्रांसपेरेंसी और इस सब में ज्यादा नहीं। तो एडुकेसी का मतलब होता है टैक्सेस मस्ट प्रोवाइड इनफ रेवेन्यू टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ सोसाइटी। कि रेवेन्यू इतना होना चाहिए जिससे सोसाइटी की बेसिक नीड्स पूरी हो सके, है ना। तो एक सेट टैक्स सिस्टम भाई हमारा जो एडुकेसी की पूरी चीजों को पूरा करता हो, है ना, वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर देता है जिससे भाई हमारी पब्लिक सर्विसेज जो है वो तरीके से चलती रहे। ये भाई एडुकेसी होता है कि भाई सफिशिएंट है, एडुकेट है। उसके बाद आता है ट्रांसपेरेंसी। ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, यानी कि टैक्स पेयर्स और लीडर्स इजीली ये इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं टैक्स सिस्टम के बारे में। वो ये भी पता कर सकते हैं कि भाई हमारा जो टैक्स मनी है उसको कहाँ यूज किया जा रहा है ना। तो जब भी टैक्स सिस्टम ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, तो ये पता चलता है किस पे टैक्स लगाया जा रहा है, कितना टैक्स भाई लोग पे कर रहे हैं,
और उस पैसे के साथ में क्या किया जा रहा है, व्हाट इज बीइंग डन विद द मनी, है ना। तो भाई हम ये पता कर सकते हैं कौन पे कर रहा है, किसको बेनिफिट मिल रहा है टैक्स एग्जेम्पशन से, डिडक्शन से और क्रेडिट से। और फिर उसके बाद ईज आ जाता है, ईज यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ईज, मतलब टैक्स सिस्टम इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, इतना कॉस्टली नहीं होना चाहिए कि टैक्स पेयर्स और टैक्स कलेक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल आ जाए, है ना। रूल्स बहुत ज्यादा फेयरली सिंपल होने चाहिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने चाहिए, इजी होने चाहिए कि भाई आप अपनी इच्छा से वॉलेंटरीली आप उनसे कंप्लाई कर सकें, है ना। स्टेट ये भी बता सके कि भाई टैक्सेस टाइम पे पे किए जा रहे हैं कि नहीं, करेक्टली पे किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। स्टेट ऑडिट भी कर सके भाई फेयर और एफिशिएंट मैनर में। तो जो कॉस्ट रहती है टैक्स कलेक्शन की वो आपकी बहुत कम होनी चाहिए इन रिलेशन टू द जितना अमाउंट आपने कलेक्ट किया है, ठीक है। फिर इसी से रिलेटेड हमारा एक पॉइंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं लेफर कर्व। लेफर कर्व क्या दिखाता है आपको, लेफर कर्व आपको एक रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन द टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू। इस ग्राफ में क्या बोला गया है, इस ग्राफ में सिंपल सी बात बोली गई है कि अगर हमारा जीरो से टैक्स रेट ऊपर की तरफ जब हमारा बढ़ता है ना, तो भाई हमारा जो अमाउंट है टैक्स रेवेन्यू का वो भी आपका बढ़ता चला जाएगा, है ना। जितना ज्यादा टैक्स रेट है उतना ज्यादा आपका अमाउंट भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन एक पॉइंट आएगा हमारा टी स्टार वाला या टी डैश वाला, ये पॉइंट आपका मैक्सिमम वाला पॉइंट होगा, है ना। इस पॉइंट के बाद में क्या होता है कि अगर आप टैक्स रेट बढ़ाएंगे तो टैक्स का रेवेन्यू आपका कम होता चला जाएगा, डिक्रीमेंट होता जाएगा उसमें। तो गवर्नमेंट जनरली इस पॉइंट पे सस्टेन करना पसंद करती है, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट होता है जहां पर गवर्नमेंट हमारा मैक्सिमम टैक्स को कलेक्ट करती है। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये मैक्सिमम टैक्स, अगर इससे ज्यादा लोगों को अपने टैक्स किया तो लोगों के अंदर असंतोष प्रकट हो जाए, है ना। लोग आपका मेहनत इसीलिए कर रहे हैं कि भाई वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर रहे हैं, अगर जरूर से ज्यादा पे करना पड़ेगा लोग मेहनत करना बंद कर रहे हैं। तो ये वो पॉइंट होता है जहां पर हमारी पोटेंशियल जीडीपी सबसे ज्यादा मैक्सिमम, ठीक है। फर्दर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक गुड टैक्सेशन सिस्टम के, वो अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें उनके पर्सपेक्टिव में, तो डेवलपिंग कंट्रीज में जो आपकी मार्केट फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए, है ना। तो टैक्स का जो डिजाइन है, टैक्स सिस्टम का जो डिजाइन है, वो जितना ज्यादा हो सके वो होना चाहिए न्यूट्रल, जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना ज्यादा न्यूट्रल होना चाहिए, ताकि एलोकेशन प्रोसेस में सरकार का इंटरफेरेंस कम से कम हो, है ना। अलग अलग टैक्सेस और उनके नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कुछ आगे पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले आ जाएगा भाई हमारा पर्सनल इनकम। अब पर्सनल इनकम टैक्स में क्या होता है, इस टैक्स के जरिए हिस्टोरिकली देखा जाए तो रेवेन्यू काफी कम जनरेट होता है ना। ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादातर लोग इस ब्रैकेट में ला ही नहीं करते कि भाई वो ज्यादा टैक्स पे कर सके, तो लिटिल रेवेन्यू जनरेट होता था। और जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते थे जिन पे टैक्स लगाया जाता था वो भी आपके मार्जिनली देखा जाए तो बहुत कम रहते थे, ठीक है। हाईएस्ट मार्जिनल रेट वाले अगर देखा जाए जिन पे सबसे ज्यादा टैक्स लगता था वो लोग काफी कम रहते थे। तो कंट्रीज क्या करती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है आपकी एक नॉमिनल प्रोग्रेसिविटी को, है ना। यानी कि वो नॉमिनल टैक्स भाई अप्लाई कर देती है ज्यादातर लोगों के लिए। इसमें आपके कई सारे रेट ब्रैकेट बना दिए जाते हैं। अब ये रेट ब्रैकेट कैसे होते हैं भाई, कि भाई अगर आप 8 लाख कमा रहे हैं तो इतना टैक्स देना पड़ेगा, 10 लाख कमा रहे हैं तो इतना, तो ऐसे अलग अलग आपके ब्रैकेट्स बना दिए जाते हैं, इतना परसेंटेज आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये थोड़े रिलक्टेंट होते हैं रिफॉर्म्स को अडॉप्ट करने के लिए, जिससे आपका ये ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा ब्रैकेट रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स फाइल करेंगे, भले ही पे कम कर रहे हैं लेकिन टैक्स एटलीस्ट लोग फाइल करेंगे, एक उनके अंदर में हैबिट पड़ेगी। तो इफेक्टिव रेट जो प्रोग्रेसिविटी होती है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है कैसे, आप जब नॉमिनल रेट प्रोग्रेसिविटी को रिड्यूस करते हैं और इसमें जो नंबर ऑफ ब्रैकेट्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, जिससे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस भी आपके कम हो जाते हैं। तो कोई भी रीजनेबल इक्विटी ऑब्जेक्टिव जो रहता है उसमें कुछ नॉमिनल रेट ब्रैकेट्स होने चाहिए पर्सनल इनकम टैक्स स्ट्रक्चर। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज जो रहती है इनमें मल्टीपल रेट्स रहते हैं सेक्टरल लाइंस में, यानी कि अलग अलग सेक्टर के हिसाब से आपके अलग अलग टैक्सेस भी लगाए जाते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है किसी को कंप्लीट एग्जम्पशन दे दिया जाता है ना, कि भाई सर्टेन सेक्टर्स को भाई कंप्लीट एग्जम्पशन दे दिया, आपको तो टैक्स पे करना ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि पैरास्टेटल सेक्टर आ जाते हैं, कुछ आपके इंडस्ट्रियल कंट्रीज वाले एरियाज आ जाते हैं, ठीक है। तो भाई इसमें क्या होता है कि भाई आपका बेसिकली रिसोर्स एलोकेशन को देखते हुए ये सब किया जाता है, ठीक।
फिर उसके बाद में कई बार फिजिकल एसेट्स में डिप्रिसिएशन भी अलाउ कर दिया जाता है टैक्स पर्पसेस के लिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट आ जाता है जब भी हम कैपिटल की कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं, इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं। तो अगर इन शॉर्टकमिंग्स को ठीक कर दिया जाए तो एक हाई प्रायोरिटी टैक्स पॉलिसी डिलिब्रेशंस इन कंट्रीज में जरूरी होते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइजेस और इम्पोर्टेंट टैरिफ्स की बात करते हैं तो आपका जो VAT रहता है, वैल्यू एडेड टैक्स रहता है, ये ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में लगाया जाता है, लेकिन इसमें आपका बहुत सारी इन शॉर्टकमिंग्स होती हैं। काफी बार ये इनकम्प्लीट होता है किसी न किसी एस्पेक्ट में, है ना। अब देखो होता क्या है कि ज्यादातर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में, खासकर सर्विसेज सेक्टर में, होलसेल या रिटेल सेक्टर की आप बात कर लीजिए, इनको VAT नेट मिक्स के बाहर रखा जाता है, ठीक है। या फिर जो आपका क्रेडिट मैकेनिज्म होता है वो इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव होता है, यानी कि बहुत ज्यादा डिनायल्स होते हैं, डिलेज होते हैं, प्रॉपर क्रेडिट VAT को नहीं दिया जाता है, इनपुट्स को नहीं दिया जाता है, खासकर जब कैपिटल गुड्स की बात आती है तो, ठीक है। तो ये जो फीचर्स है ना, इसके जरिए आपका कैस्केडिंग होता है, सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ कैस्केडिंग होता है, यानी कि फाइनल यूजर पे आपका टैक्स जो है वो बढ़ाया जाता है। इसकी वजह से जो बेनिफिट्स होते हैं VAT के वो कम हो जाते हैं, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जाता है। तो ऐसे लिमिटेशंस को VAT डिजाइन में से अगर हम रेक्टिफाई करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज में, है ना। सबसे ज्यादा तो इसमें नोटेबल शॉर्टकमिंग आ जाता है एक एक्साइज सिस्टम की अगर हम बात करें, उसमें वो डेवलपिंग कंट्रीज में एक शॉर्टकमिंग आ जाती है, वो ये कि इन अप्रोप्रिएटली भाई इनको हमने ब्रॉड कवरेज दे रखा है बहुत सारे प्रोडक्ट्स का, खासकर रेवेन्यू रीजंस का, यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट को तो शामिल किया ही नहीं जाना चाहिए। एक अच्छा एक्साइज सिस्टम जो रहता है वो हमारा ऐसा होता है कि जो आपका रेवेन्यू जनरेट करता है फ्रॉम अ नैरो बेस, कम प्रोडक्ट से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है विद रिलेटिवली लो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, है ना। जब हम इंपोर्ट टैरिफ को घटा देते हैं, उनको हम कम कर देते हैं, बाहर से आपने क्या कर दिया, सामान मंगा रहे हो उस पर टैरिफ आपने कम कर दिया, तो इससे एक ओवरऑल ट्रेड लिबरलाइजेशन तो होता है, एक मेजर पॉलिसी चेंजेस आ जाता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, क्योंकि ये उनकी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज होती है उनको खत्म कर देता है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। फिर हमारे आता है टैक्स इंसेंटिव। तो टैक्स इंसेंटिव्स को हम किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये कई बार हमारे जो मार्केट फेलियर जो रहता है उसको एड्रेस करते हैं, है ना, उसको बेसिकली एक तरीके से देखते हैं। खासकर जो लोग आपके एक्सटर्निटीज से जुड़े हुए रहते हैं, एक्सटर्निटीज क्या होती हैं इनके बारे में आपको पहले ही बता रहा था। एक्सटर्निटी का मतलब होता है एक ऐसा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस जो कि किसी थर्ड पार्टी को मिलता है ना। यानी कि आपने टैक्स पे किया, आप टैक्स पे किया तो आप ये सोच रहे हैं कि आपके घर के सामने की रोड बन जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। इस टैक्स के पैसे से किसी और के घर के सामने की रोड बन रही है, किसी और के वेलफेयर के लिए कुछ किया जा रहा है, तो ये पॉजिटिव क्या हो गया, ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हो गई। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी तब होती है जब आप कुछ गलत काम कर रहे हो, है ना। आपने क्या किया भाई, आपने यहाँ से जमीन को हटा लिया, पहाड़ के ऊपर घर बने हुए हैं, ये घर आपके गिर गया, लैंडस्लाइड हो गया, तो ये निगेटिव एक्सटर्नलिटी होती है, यानी कि किसी के एक्शन से किसी के ऊपर किसी ना किसी तरह का इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस हो, है ना। तो जब इंसेंटिव आपके टारगेट किए जाते हैं कि भाई आपने हाई टेक इंडस्ट्रीज को क्या करना है, उसको प्रमोट करना है ना, इसकी वजह से सिग्निफिकेंट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज जो है वो हमारी बाकी की इकोनॉमी पे आएंगी, जो लेजिटिमेट होती है, क्योंकि इकोनॉमी को फायदा मिलेगा। सबसे ज्यादा कंपेलिंग केस आपका टारगेटेड इंसेंटिव देने का जो रहता है वो ये रहता है कि रीजनल डेवलपमेंट जो नीड्स होती है कंट्रीज में वो पूरी की जाती हैं। लेकिन सारे के सारे इंसेंटिव्स जो रहते हैं वो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ठीक नहीं रहते हैं, कुछ हमारे कम कॉस्ट इफेक्टिव रहते हैं दूसरों से। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि ज्यादातर जो आपके प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स पाए जाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में वो बहुत कम मेरिटेरियस होते हैं, उनके ज्यादा फायदे नहीं होते। उसके बाद आ जाते हैं कैपिटल रिसीट्स पे। तो वो सारी के सारी रिसीट्स जो गवर्नमेंट की होती हैं, जो क्या करती हैं, किसी तरह की दबाव डाल रही हैं, किसी तरह की लाइबिलिटी क्रिएट कर रही हैं, या फिर जो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एसेट्स को कम कर रही हैं, उनको कैपिटल रिसीट्स कहा जाता है। कौन कौन सी चीजें कैपिटल रिसीट्स में आ जाती हैं भाई, लोन जो गवर्नमेंट ने रेज किए हैं पब्लिक से, इसको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है मार्केट बोरोइंग, ठीक है। उसके बाद भाई हमारे बोरोइंग जो गवर्नमेंट की है भाई, ये बोरोइंग क्या रहती है, गवर्नमेंट की है। कहाँ से लिए गवर्नमेंट ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से और कमर्शियल बैंक से लिए हैं। कैसे लिए हैं उन्होंने, या फिर बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए हैं। कैसे लिए हैं, उन्होंने अपनी ट्रेजरी बिल्स को सेल किया है। तीसरा आ जाता है जो उनको लोन मिले हैं, जो उन्होंने लोन उठाए, किससे,
फॉरेन गवर्नमेंट से जो आपने लोन उठाए हैं या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उठाए हैं, जैसे आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से लेना। चौथा आ जाता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट लोन्स की रिकवरी करती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर लोन्स को रिकवर किया जाएगा प्रॉपरली तो लोन अब आपके इंटरेस्ट तो जनरेट करेंगे नहीं, तो आपका क्या हो गया, आपकी फाइनेंशियल एसेट्स हो गए कम। ठीक है। पांचवा भाई इसमें आ जाता है स्मॉल सेविंग्स। स्मॉल सेविंग्स यानी कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह, ये एक तरह की एफडीज वगैरह हो जाती हैं आपकी, जिन पे गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है ना। इसी में भाई हमारा प्रोविडेंट फंड यानी कि ये पीएफ वगैरह है, एफडीज वगैरह हैं, ये सब आ जाते हैं। सब सातवें आपका आ जाता है नेट रिसीट। ठीक है। नेट रिसीट कौन थी भाई, आपकी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो रहती है, पीएसयूज या पीएससीज रहती है, इनके शेयर को बेचने से, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हमने स्टार्टिंग में बोला था इस इन्वेस्टमेंट, इसको नाम दिया जाता है। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट के एसेट्स होते हैं कम और लायबिलिटीज होती हैं। फिर आएंगे भाई हम लोग बजटरी डेफिसिट्स पे। जब गवर्नमेंट का खर्चा, आपके गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो ज्यादा हो रहा है गवर्नमेंट के रेवेन्यू से किसी एक पर्टिकुलर ईयर में, है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो आपके बजट डेफिसिट में चल रही है ना। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू से कम है किसी पर्टिकुलर ईयर में, तो गवर्नमेंट उस केस में क्या करती है, एक बजट सरप्लस में चल रही होती है। मतलब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू से कम है, तो भाई अब आपका बजट सरप्लस हो गया। ठीक है। बजट सरप्लस का मतलब हो जाता है डिफरेंस बिटवीन द टैक्स रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, जितनी कमाई है उससे कम खर्चा है, तो भाई सरप्लस है हमारे पास में। तो जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भाई जो है, अगर आपका खर्चा रेवेन्यू के बराबर हो जाता है, तो उस केस में क्या कहा जाएगा, उस केस में कहा जाएगा गवर्नर जो है वो गवर्नमेंट जो है बैलेंस बजट में चल रही। तो बहुत सारे अलग अलग मेजर्स अपनाए जाते हैं जिससे गवर्नमेंट डेफिसिट को कैप्चर किया जा सके, क्योंकि उसके इम्प्लीकेशंस इकोनॉमी पे बहुत सारे होते हैं जिनको हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आ जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीव, है ना। एक्सेस है भाई गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, रेवेन्यू का जो आपका एक्सपेंडिचर है वो आपका रेवेन्यू रिसीव से ज्यादा हो रहा है। ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव। ठीक है। अब ये जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है, इसमें आपके सिर्फ वही ट्रांजैक्शन शामिल किए जाते हैं जो किसको अफेक्ट कर रहे हैं, जो करंट इनकम को अफेक्ट कर रहे हैं, प्लस जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उसको अफेक्ट कर रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू डेफिसिट अगर होता है, इनकर करती है गवर्नमेंट, तो इसका सिंपल सा ये मतलब है कि गवर्नमेंट अब पैसा नहीं बचा रही, गवर्नमेंट डिस सेविंग कर रही है। और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के पास सेविंग्स थी, बाकी सेक्टर्स जो इकोनॉमी के थे उसके द्वारा जो गवर्नमेंट को सेविंग्स हुई थी, उससे वो अपने खर्चों को फाइनेंस कर रही है, यानी कि जो उनका कंजप्शन एक्सपेंडिचर है उसको फाइनेंस कर रही है। इस सिचुएशन का सीधा सा मतलब है कि गवर्नमेंट को अब उधार लेने की जरूरत पड़ सकती है। अपने इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा उधार लेना पड़ सकता है, प्लस गवर्नमेंट को अपने कंजप्शन को फाइनेंस करने के लिए भी पैसा उधार लेना पड़ सकता है। इसकी वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट के डेब्ट में होगी बढ़ोतरी, यानी कि गवर्नमेंट का जो डेब्ट का स्टॉक है वो बढ़ेगा, है ना। जो इंटरेस्ट की लायबिलिटीज है वो भी बढ़ेंगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उनको ब्याज की दरें भी चुकानी पड़ेंगी। और इससे गवर्नमेंट क्या करती है, ऑटोमेटिकली अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको भी कम कर सकती है, कम करना ही पड़ता है। अब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक मेजर पार्ट जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कमिटेड एक्सपेंडिचर, यानी कि ये तो खर्च करना ही है, इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। अब अपने घर की बात ले लीजिए, आपके घर में भाई जो डेली दूध आता है वो तो आना ही है, जो खाना पीना हमने खाना है वो तो करना ही है ना, तो वो कमिटेड एक्सपेंडिचर हो जाता है। शॉप पे आप कभी नहीं आ सकते हैं, मूवीज देखना बंद कर सकते हैं, रेस्टोरेंट पे जाना बंद कर सकते हैं, है ना। तो ये काम गवर्नमेंट को भी करना होता है। तो कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोडक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर वेलफेयर एक्सपेंडिचर को कम कर देती है। लेकिन इसका सिंपल सा इम्प्लीकेशन ये होता है कि अब ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी हो जाएगी कम, है ना, और वेलफेयर एप्लीकेशंस पे उसका बुरा प्रभाव पड़े। अब उसके बाद आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है और जो उसकी टोटल रिसीव्स होती है, जिसमें से आप बोरोइंग्स को हटा दीजिए। मतलब ग्रॉस
फिजिकल डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्स आ जाता है, प्लस आपके आ जाते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीव्स। ठीक है, तो ये जो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीव्स होती है, ये क्या होती है, ये आपकी वो रिसीव्स होती हैं जिनमें आप बोरोइंग्स को काउंट नहीं करते, है ना। इनमें आप क्या करते हैं, इनमें आप बोरोइंग्स को काउंट नहीं करते, इसीलिए इसकी वजह से आपका डेब्ट नहीं बढ़ता है। एग्जांपल आपके आ जाते हैं लोन्स की रिकवरी करना या पीएससी को बेचने का जो पैसा आता है, तो ये नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीव्स आ जाती है, यानी कि पैसा आपके पास आ रहा है लेकिन इससे आपका डेब्ट नहीं बढ़ रहा है ना। तो फिजिकल डेफिसिट को आप फाइनेंस करते हैं कैसे, आप फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस करते हैं पैसा उधार लेने के बाद, घर के खर्चे में कोई कमी आएगी तो पैसा उधार लिया जाएगा, है ना। तो इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट जो गवर्नमेंट की है वो सारे सोर्सेज से आ रही है। अब फाइनेंसिंग साइड से अगर हम देखें तो ग्रॉस फिजिकल जो डेफिसिट है आपका, उसको हम बोलते हैं नेट बोरोइंग एट होम प्लस बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई प्लस बोरोइंग फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, तो ये जो नेट बोरोइंग एट होम थी, इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, इसमें इंक्लूड आ जाता है कि जो पब्लिक से डायरेक्टली बोरो किया गया है, कैसे, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जैसे कि बहुत स्मॉल सेविंग स्कीम जनरेट की जाती हैं, डायरेक्टली कमर्शियल बैंक से लिया जाता है एसएलआर के जरिए, ये सब इसमें काउंट हो जाता है। फिर उसके बाद में ग्रॉस फिजिकल जो डेफिसिट होता है भाई हमारा, ये एक की वेरिएबल होता है जिससे फाइनेंशियल हेल्थ देखी जाती है पब्लिक सेक्टर की, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखी जाती है। आपका जिस तरीके से ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट मेजर किया जाता है, इससे पता चलता है कि भाई हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो फिजिकल डेफिसिट का ही पार्ट है ना। तो फिजिकल डेफिसिट विल बी इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, माइनस कर देंगे भाई इसमें से नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीव्स। ठीक है, तो हमारे इस रेवेन्यू डेफिसिट का एक जो लास्ट शेयर होता है जो फिजिकल डेफिसिट में होता है, वो इंडिकेट करता है कि हमारा जो बोरोइंग का एक बड़ा सा हिस्सा है उसके जरिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर को पूरा किया जा रहा है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा, बस खर्चे में निकल रहा है, कुछ नया इन्वेस्टमेंट नहीं होता। अब उसके बाद में आता है प्राइमरी डेफिसिट। बोरोइंग रिक्वायरमेंट जो गवर्नमेंट की होती है, इसमें आपकी कुछ इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस भी होते हैं, यानी कि आपने पैसा उधार लिया है उसको भी तो आपको चुकाना पड़ेगा ना, जो आपका डेब्ट ऊपर हो चुका है उसको आपको ब्याज की तरह भी देनी पड़ेगी। तो प्राइमरी डेफिसिट का जो बेसिक उसको मेजर करने का जो गोल होता है ना, उसका सिंपल सा फोकस आता है कि भाई फिजिकल इम्बैलेंसेस को देखना है। तो प्राइमरी डेफिसिट इज यूज्ड टू ऑब्टेन एन एस्टिमेट ऑफ बोरोइंग ऑन अकाउंट ऑफ करंट एक्सपेंडिचर। करंट एक्सपेंडिचर पे कितनी बोरोइंग की गई है आपको वो देखना होता है, अगर वो रेवेन्यू को एक्सीड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये देखना होता है। इसका सिंपल सा मतलब आता है फिजिकल डेफिसिट माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज। ठीक है, नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज में आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स आ जाती हैं, माइनस कर देते हैं भाई जो रिसीव्स आपकी गवर्नमेंट की नॉट नेट डोमेस्टिक लैंडिंग पर आई हैं, क्योंकि उससे जो आपका ब्याज की दर आ रही है उसको तो माइनस ही कर देंगे ना। उसके बाद में कंसेप्ट आता है डेफिसिट फाइनेंसिंग का। बजटरी डेफिसिट जो है उसको या तो आप टैक्सेशन के जरिए फाइनेंस करते हैं, या फिर आप बोरोइंग के जरिए वही फाइनेंसिंग करते हैं उसकी, या फिर आप सिंपल सी बात है पैसे को छापते हैं। अब गवर्नमेंट जनरली बोरोइंग पे रिलाई करती है, क्योंकि इसकी वजह से, लेकिन होता क्या है, इसकी वजह से गवर्नमेंट डेप्ट आता है। ठीक है, जो कंसेप्ट है हमारे डेफिसिट्स के डेप्ट के बहुत क्लोजली रिलेटेड है। डेफिसिट्स को हम कैसे समझ सकते हैं, इट इज ऐसा फ्लो, है ना। डेफिसिट का मतलब होता है एक ऐसा फ्लो जो कि आपके डेप्ट का स्टॉक को बढ़ा रहा है, जितनी कमी होगी उतना ज्यादा उधार आपका बढ़ता चला जाएगा। अगर गवर्नमेंट बोरो करती जाएगी ईयर आफ्टर ईयर, तो उससे डेप्ट का एक्यूमुलेशन हो जाएगा और गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है ना, ये ऑटोमेटिकली क्या करती है, डेप्ट में बढ़ोतरी कर दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि भाई गवर्नमेंट डेब्ट अच्छा होता है कि बुरा होता है। देखो भाई, बोरोइंग अगर की जा रही है तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो ट्रांसफर, ये जो बर्डन है, इस बर्डन को ट्रांसफर कर देती है ना। ये जो रिड्यूस्ड कंजप्शन का आपका बर्डन है, ये फ्यूचर जनरेशन पे डाल दिया जाता है कि भाई हम अभी अगर उधार, जो बाप ने पैसा उधार लिया है वो जनरली बेटे को चुकाना पड़ता है, तो अगर अभी हम उधार ले रहे हैं तो फ्यूचर की जनरेशन को कम कंजप्शन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स इशू कर दिए हैं टू द पीपल लिविंग एट प्रेजेंट, लेकिन इनको पे ऑफ किसके द्वारा किया जाएगा, फ्यूचर के लोगों के द्वारा, 20 ईयर्स के बाद के लोगों के लिए, 25 ईयर्स के बाद के लिए, क्योंकि टैक्सेस जो बनाए गए हैं वो पहले वाले खर्चों को पूरा करने के लिए यूज किए जा रहे हैं, है ना।
या फिर पॉपुलेशन पे लेवी किए जाएंगे, जिन्होंने जस्ट वर्कफोर्स में एंटर किया है, इनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो आपकी क्या चली जाएगी भाई, इन्हीं चीजों में चली जाएगी, कम हो जाएगी, कंजप्शन जो है वो भी कम हो जाएगा, तो नेशनल सेविंग्स है वो भी कम हो जाएंगी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की जो बोरोइंग लोगों से की गई थी उससे लोगों की सेविंग्स भी खत्म हो जाएगी, प्राइवेट सेक्टर को जो अवेलेबल है। ये इस एक्सटेंट तक होगा कि भाई इससे कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रोथ आपकी कम हो जाएगी, यानी कि ये फ्यूचर जनरेशन पे एक डेब्ट की तरह काम करता है। अब हमारी बात आ जाएगी रिकार्डियल इक्विवेलेंस के। तो काफी टाइम से आर्ग्यूमेंट चलता रहा है कि जब भी गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस को कट करती है और एक बजट डेफिसिट में चली जाती है, तो कंज्यूमर क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं टू देयर आफ्टर टैक्स इनकम बाय स्पेंडिंग मोर। है ना, गवर्नमेंट ने टैक्सेस कट कर दिए, कम कर दिए, तो अब लोग क्या कर देंगे भाई, आपकी स्पेंडिंग ज्यादा करेंगे। है ना, ये भी पॉसिबल है कि ये जो लोग हैं हो सकता है शॉर्ट साइटेड हो, है ना, और वो इस चीज को ना समझ रहे हो कि भाई बजट डेफिसिट है वो किस वजह से हो। वो ये रियलाइज नहीं कर सकते कि भाई कुछ टाइम बाद फ्यूचर में क्या होगा, गवर्नमेंट टैक्सेस को दोबारा आपकी रेस करेगी, इसके जरिए जो आपकी डेब्ट और एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट जो आपका हो चुका है इसको पे ऑफ करेगी। है ना, अगर वो इस चीज को समझ भी लेते हैं तो फिर वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर टैक्सेस जो है वो उनके ऊपर नहीं पड़ेंगे, वो तो फ्यूचर जनरेशन के ऊपर पड़ेंगे। और काउंटर एग्रीमेंट जो आपका वो आ जाता है कि कंज्यूमर्स होते हैं फॉरवर्ड लुकिंग, है ना, एंड विद बेस देयर स्पेंडिंग नॉट ओनली एट द करंट इनकम, वो अपनी स्पेंडिंग को अपनी करंट इनकम के बेसिस पे ही नहीं रखते हैं, बट उनकी जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम है उसके बेसिस पे भी खर्चा करते हैं। ये ईएमआई पे जितना सामान लिया जाता है ये एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम पे लिया जाता है। वो ये समझते हैं कि भाई आज अगर हम बोरो कर रहे हैं तो मतलब कि जो हायर टैक्सेस है वो फ्यूचर में लग सकते हैं। इससे वो क्या करते हैं, कई बार आपकी सेविंग्स अभी कर लेते हैं, जिससे गवर्नमेंट की जो टिस सेविंग होगी उसको वो ऑफसेट कर सकते हैं। इस व्यू को बोला जाता है रिकार्डियन इक्विवेलेंस। ये 19वीं सेंचुरी के इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डियो जो थे उनके नाम पे रखा गया था, जो आपके जिन्होंने पहली बार ये आर्ग्यूमेंट सामने दिया था कि जब हाई डेफिसिट्स होते हैं तो लोग ज्यादा बचत करने लगते हैं। इसको इक्विवेलेंस कहा जाता है क्योंकि इसमें यह आर्गुमेंट दिया गया है कि टैक्सेशन और बोरोइंग आपकी क्या है, टैक्सेशन और बोरोइंग दोनों इक्विवेलेंट आ जाते हैं। इक्विवेलेंट मींस होते हैं जिसके द्वारा आपके एक्सपेंडिचर को फाइनेंस किया जाता है। तो गवर्नमेंट अगर आपकी स्पेंडिंग बढ़ा रही है आज बोरो करने के बाद, तो उसको टैक्सेस की तरह के थ्रू आपका फ्यूचर में पे किया जाएगा, और इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर वही होगा जो आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने पर होता है, जो कि आज हो रहा है टैक्स इंक्रीज करने के बाद में। उसके बाद एक्सपेंशनरी और कॉन्टेक्शनरी फिजिकल पॉलिसी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देखेंगे। आपकी जो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी रहती है इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट के जो आपका एक्सपेंडिचर है, सॉरी, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसमें आपका एक इंक्रीमेंट किया जाएगा, है ना, और गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ाया जाएगा, टैक्सेस जो है वो आपके डिक्रीज किए जाएंगे। इससे गवर्नमेंट का जो बजट डेफिसिट है वो आपका बढ़ जाएगा, बजट सरप्लस जो है वो आपका कम हो जाएगा। और वहीं अगर हमारा कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी आती है, इसका सीधा सा मतलब है गवर्नमेंट का खर्चा जो है वो कम किया जा रहा है, टैक्सेस जो हैं वो आपके बढ़ाए जा रहे हैं, इससे गवर्नमेंट का जो बजट डेफिसिट है वो डिक्रीज हो जाएगा और सरप्लस भाई गवर्नमेंट का बढ़ जाएगा। तो अगर हम एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी की बात करें तो इस केस में गवर्नमेंट को कई बार बोरो करना पड़ता है, क्योंकि खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, है ना। किससे बोरो करना पड़ता है, डोमेस्टिक सोर्सेज से भी बोरो करते हैं, फॉरेन सोर्सेज हैं उनसे भी बोरो करते हैं, है ना। और इससे क्या होता है कि फॉरेक्स बढ़ता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बढ़ते हैं, या फिर गवर्नमेंट को कई बार इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ जो सॉरी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता नहीं है, उस पर प्रभाव पड़ता है, और कई बार गवर्नमेंट को क्या है इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मनी छापना भी पड़ रहा है। और अगर इन ओवरऑल एक ब्रॉड जनरलाइजेशन के तौर पे देखें तो एक्सेसिव प्रिंटिंग जब मनी की जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका इन्फ्लेशन होता है, सबके पास में पैसा पहुंचेगा तो महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर गवर्नमेंट ज्यादा बोरो कर लेती है अब्रॉड से तो फिर गवर्नमेंट के पास हो जाता है एक डेब्ट क्राइसिस, और फिर गवर्नमेंट को अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉरेक्स से मैनेज करने पड़ता है, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस है वो भी हो जाता है। अब फर्दर अगर हम एक्सेसिव डोमेस्टिक बोरोइंग की जाती है, भाई आप बहुत ज्यादा जो पैसा है वो डोमेस्टिक मार्केट से उठा रहे हैं, डोमेस्टिक सोर्सेज से उठा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, इससे एक हाई रियल इंटरेस्ट रेट आपकी जनरेट हो सकती है, और डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर जो है वो फंड्स को एक्सेस नहीं कर सकता, रिजल्टिंग इन द क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, है ना। आपने एक्सेसिव बोरोइंग की है, यानी कि आपने लोगों को बुलाया हमारे पास पैसा आता तो भाई आपको जो है ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जब लोग पैसा आपके पास जमा कराने लगेंगे तो जो हमारे डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर है उसको पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं मिलेगा,
क्योंकि पैसा तो बैंकों में जमा कराया जा रहा है, सरकार के पास जा रहा है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। कई बार इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो जाता है। इन एनी केस जो आपके बड़ी डेफिसिट का इम्पैक्ट होता है वो ग्रोथ पे और इकोनॉमिक वेलबींग पे जनरली होता है नेगेटिव, है ना। इसीलिए ये समझदारी वाली बात नहीं होती कि गवर्नमेंट एक लार्ज डेफिसिट में हमेशा रन करे। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के केस में क्या होता है कि उनको चाहिए होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके साथ साथ सोशल इन्वेस्टमेंट भी किए जाते हैं, सब्सटेंशियल किए जाते हैं। सरप्लसेस में जनरली अगर आप चलेंगे तो जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी वो हमारी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो चैलेंज वाली बात आ जाती है वो ये आ जाती है कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल नीड्स को तो फुलफिल करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को भी कुछ इस तरीके से मैनेज करना है कि डेफिसिट ना हो, डेब्ट एक्यूमुलेशन ना हो, बहुत ज्यादा ना। अब उसके बाद आती है क्लासिकल एंड केनेशियन व्यूज ऑफ फिजिकल पॉलिसी। तो जो क्लासिकल व्यूज है हमारी एक्सपेंशनरी या फिर कॉन्ट्रेक्शनरी फिजिकल पॉलिसीज की, वो क्या कहती है। क्लासिकल हमारी व्यू ये कहती है कि ऐसी पॉलिसीज होती हैं जनरली अननेसेसरी, क्योंकि मार्केट जो मैकेनिज्म है भाई, हमारे मार्केट की जो फोर्सेस हैं वो क्या करती हैं, वो आपकी इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है कि वो प्राइजेस और वेजेस को ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेती है सप्लाई और डिमांड के हिसाब से, है ना। जो इकोनॉमी को सर्व करती हैं, जो कि जीडीपी को, रियल जीडीपी को एक उसके नॉर्मल लेवल पे मेंटेन करके रखती हैं। और जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इस बात में मानते हैं कि गवर्नमेंट जो है उनको एक बैलेंस बजट में चलना चाहिए हर साल, और हर साल चलना चाहिए। और इसमें जो आपकी एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रेक्शनरी फिजिकल पॉलिसीज जो है उनको यूज किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, जो कि आपके केन्स और उनके फॉलोअर्स की थ्योरी से रिलेटेड है। केनेशियन थ्योरीज ऑफ जो आउटपुट आती है प्लस आपकी जो एम्प्लॉयमेंट आती है, इसको डेवलप किया गया था ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s के टाइम में, जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूएस में बहुत ज्यादा हाई थी, यूरोप में बहुत ज्यादा हाई थी, 25% से ज्यादा पहुंच चुकी थी। ग्रोथ रेट जो जीडीपी की थी बहुत तरीके से भाई आपकी डिक्लाइन कर गई थी, ज्यादातर पूरे डिकेड के लिए, पूरे 8-10 सालों के लिए। तो केन्स और उनके फॉलोअर्स वो ये मानते थे कि भाई प्रिवेलिंग रिसेशनरी क्लाइमेट को कॉम्बैट करने का तरीका ये नहीं है कि भाई वेट करो, प्राइसेस और वेजेस को मार्केट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, नहीं। इसके जरिए आप, सिंपल सी बात है, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी को में एंगेज करें। तो जो क्लासिकल व्यू फिजिकल पॉलिसी का आ जाता है, जिसको एक्टिव फिजिकल पॉलिसी भी कहा जाता है, केनेशियन व्यू ऑफ फिजिकल पॉलिसी भी कहा जाता है, उसको एक्टिव फिजिकल पॉलिसी कहा जाता है। और जो केनेशियन कहता है इसको कहा जाता है आपका पैसिव पैसिव फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। और उसके बाद में डिस्क्रिशनरी और ऑटोमेटिक फिजिकल पॉलिसी की बात करें तो जो भाई हमारी डिस्क्रिशनरी आपकी फिजिकल पॉलिसी है, इसका सीधा सा मतलब है जो चेंजेस आपके हो रहे हैं इन द लेवल ऑफ एक्टिव गवर्नमेंट टैक्सेशन, है ना, या फिर स्पेंडिंग, जो आपकी इकोनॉमी में चेंजेस की वजह से हो रहे हैं। ये चेंजेस जनरली आपके इनिशिएट किए जाते हैं ताकि इकोनॉमी के कुछ या फिर सर्टेन गोल्स को कंप्लीट किया जा सके, जैसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, स्टेबल प्राइसेस अचीव करना। कुछ एग्जांपल्स इसमें क्या होते हैं भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार आपका ज्यादा स्पेंडिंग करना स्टार्ट कर देती है ताकि इकोनॉमी को धक्का दिया जा सके, यानी कि स्टिमुलेट किया जा सके, और एग्रीगेट डिमांड जो है वो लोगों के अंदर बढ़ाई जा सके, जिससे हमारा जो लोग एम्प्लॉयड है वो आपके ज्यादा एम्प्लॉयड होंगे, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो भाई गुड्स की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, तो लोग ज्यादा एम्प्लॉयमेंट में आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद इसमें क्या होता है भाई, हमारी जो ऑटोमेटिक फिजिकल पॉलिसी है इसमें भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन ये रिजल्ट होते हैं पास्ट गवर्नमेंट के रेगुलेशंस की वजह से और टैक्स लॉस की वजह से, जो अभी तक इफेक्ट में है। यानी कि जो क्या आपका एडजस्ट स्पेंडिंग होता है इकोनॉमी में, या स्टेबलाइज स्पेंडिंग होता है इकोनॉमी में, वो बिना किसी गवर्नमेंट के डायरेक्ट इंटरवेंशन के हो रहा है ना। ये आपका एक्सपेंशनरी और रिसेशनरी पीरियड्स जो बिजनेस साइकिल के होते हैं उसके बाद होता है। इसमें हमारी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन आ जाता है, गवर्नमेंटल असिस्टेंस आ जाता है, एग्रीकल्चर और एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस को, यानी कि जो पहले काम किया है उसके फर्क अब देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें एक और चीज आती है कि भाई ये जो हमारी डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी है ये थोड़ी सी डिफिकल्ट आ जाती है। क्यों डिफिकल्ट आ जाती है? क्योंकि इसमें बहुत सारे लैग्स डेवलप हो जाते हैं। यानी कि फिजिकल पॉलिसी चेंज करनी है, ये रिकॉग्नाइज करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में काफी टाइम लग जाता है। तो जब लैग आपके अकर होते हैं तो आपकी फिजिकल पॉलिसी को अप्लाई करने की जो कंडीशन प्रॉपर चाहिए थी वो तो पहले से निकल चुकी है ना। तो आप मॉडिफाइड फिजिकल पॉलिसी को जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें चाहिए होता है लेजिस्लेटिव एक्शन, जो कि लंबा टाइम ले लेता है ना।
प्रॉपर टाइमिंग के साथ भाई इसमें दिक्कत आ जाती है कि भाई आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को फोरकास्ट करना एक प्रॉपर साइंस नहीं आता, एग्जैक्ट साइंस नहीं आता, जनरली लैग आ जाता है कि भाई जिस टाइम पे आपने फिजिकल पॉलिसी चेंजेस को अप्लाई किया, जब चाहिए थे, जब आपने इनको लगाया, वाइडली रिकॉग्नाइज किया, तब तक बहुत ज्यादा टाइम आता है। तो पुअरली टाइम फिजिकल पॉलिसी से आपका इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, इकोनॉमी में डिक्लाइन आ सकता है, जबकि इकोनॉमी ऑलरेडी आपकी स्लो डाउन हो चुकी है ना। तो फिजिकल पॉलिसी का मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर यही आपका एक एडवांटेज आ जाता है कि गवर्नमेंट का जब इंक्रीज स्पेंडिंग हो जाती है उसकी वजह से इमीडिएट इंक्रीज हो जाता है एग्रीगेट डिमांड। फिर उसके बाद में आता है फिजिकल और इकोनॉमिक स्टिमुलस। तो फिजिकल और इकोनॉमिक स्टिमुलस का मतलब होता है गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे अटेम्प्ट्स या फिर प्रयास, जिसके जरिए फाइनेंशियली गवर्नमेंट क्या कर रही है, किसी इकोनॉमी को धक्का दे रही है, स्टिमुलेट कर रही है। इकोनॉमिक स्टिमुलस का सीधा सा मतलब है मॉनेटरी या फिर फिजिकल पॉलिसी का यूज करना, चेंजेस लाना उसमें, ताकि भाई जो हमारी एक लैगिंग या फिर स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है उसमें धक्का दिया जा सके। गवर्नमेंट बहुत सारी टैक्टिक्स यूज करती है, जैसे कि वो क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को लोअर कर देती है, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है, जो खर्चा है, वो उसको बढ़ा देती है, क्वांटिटेटिव आपकी ईजिंग भी की जाती है ना, ये कुछ आपके चीजें की जाती हैं। अब इकोनॉमिक जो स्टिमुलस का टर्म है, ये आपका बेसिकली एक ऐसा टर्म है, मतलब कि ये जनरली आपका आता है रिसेशन के बाद, है ना। जो आपका रिसेशन हुआ था 2008 2009 का, उसके बाद ये टर्म बहुत ज्यादा यूज किया गया। क्रेडिट क्राइसिस जो आपका 2008 2009 का हुआ था, तो इसमें क्या था कि वर्ल्ड के जो नेशन थे वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो गए थे, बहुत सारे रिसेशंस में आ गए थे, डिप्रेशन में आ गए थे। गवर्नमेंट ने इन कुछ अनप्रेसिडेंटेड मेजर्स को यूज किया, इसने लेम इकोनॉमीज को स्टिमुलेट किया, न्यूमरस इकोनॉमिक मेजर्स को फॉलो करने के बाद। फिर हमारा आ जाता है इफेक्ट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑन मैक्रो इकोनॉमी। तो फिजिकल पॉलिसी क्या करती है, हमारी टोटल एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करती है, अफेक्ट करती है ना। जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी अफेक्ट करती है, हमारी इकोनॉमी की कैपेसिटी को भी देखती है कि भाई जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने की भाई कैपेसिटी है। शॉर्ट रन भी देखा जाए तो आप जब स्पेंडिंग में चेंजेस लाते हैं, आप जब टैक्सेशन में चेंजेस लाते हैं, इससे आपका जो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड है उसके मैग्नीट्यूड और पैटर्न में चेंजेस आ जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है, जो एग्रीगेट डिमांड होती है ना, वो रिसोर्सेज के एलोकेशन को काफी हद तक अफेक्ट करती है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो इकोनॉमी की होती है उसको भी अफेक्ट करती है, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस फैक्टर्स और प्रोडक्शन पे पड़ता ही पड़ता है ना। जितनी डिमांड होगी उसका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के भी फर्क पड़ेगा, उसका ह्यूमन कैपिटल जो आपका रहता है उसके डेवलपमेंट पे भी फर्क पड़ेगा, उसका कैपिटल स्पेंडिंग पे भी फर्क पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पे भी फर्क पड़ेगा। टैक्स रेट्स की अगर इसमें बात की जाए तो भाई इस पे क्या होता है, जो नेट रिटर्न आपको लेबर पे मिल रहा है, सेविंग पे मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है ना, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं बोथ द मैग्नीट्यूड एंड एलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी। फिजिकल पॉलिसी आपकी जो है वो इकोनॉमिक ट्रेंड्स और मॉनेटरी पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस काफी हद तक करती है। अगर हम ये देखें कि भाई हमारी जो फिजिकल पॉलिसी के कंज्यूमर स्पेंडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, तो भाई जितने ज्यादा आपके टैक्सेस रहेंगे लोअर, बाकी सब कांस्टेंट है, टैक्स हमने लो कर दिए, तो इससे जो घर हैं, हाउस होल्ड्स हैं, उनकी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ जाएगी, है ना। इससे कंज्यूमर क्या करेंगे, आपकी स्पेंडिंग को बढ़ा देंगे, हाथ में पैसा ज्यादा है तो स्पेंडिंग बढ़ा दी। इसके कॉन्सिक्वेंसेस कट के क्या होते हैं कि भाई कितना आपका स्पेंड किया जा रहा है, कितना आपका सेव किया जा रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का रिस्पॉन्सेस क्या है, ये डिपेंड करता है हाउस होल्ड के ऊपर, उनकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर कि भाई वो क्या डिसीजंस ले रहे हैं प्रिवेलिंग मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस के द्वारा। जब भी आपका टैक्स कट लिया जाता है और ये माना जाता है कि टैक्स कट तो सिर्फ टेम्परेरी है ना, या परमानेंट है, तो उसके द्वारा इन्फ्लुएंस आ जाता है कि कंज्यूमर्स कितना बचाएंगे। अगर टेम्परेरी आपका कट आता है तो उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, है ना, उनके कंजप्शन पैटर्न पे ज्यादा अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर कट हमारा परमानेंट है, उसको ये समझ लिया गया कि परमानेंट कट है, टैक्स में रिडक्शन हो चुका है, तो अब वो अपनी लार्जर जो उनका डिस्पोजेबल इनकम है उसका एक लार्जर शेयर जो है वो उनका बढ़ चुका है। अब इसको वो क्या करेंगे, इसको वो अपने कंजप्शन में खर्च करेंगे, खरीदने में, चीजों को खरीदने में कंज्यूम करेंगे, है ना, जितना चाहिए उससे ज्यादा भी यूज कर सकते हैं अगर उनको ये लग रहा है ना। तो अब इसकी वजह से क्या होता है, अब हमारा एक प्रोसेस आता है जिसको कहा जाता है फिजिकल ट्रैक। फिजिकल ट्रैक एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पर इन्फ्लेशन और हमारी जो अर्निंग्स है, ठीक है, इनकी ग्रोथ आपकी जो है वो ज्यादा टैक्स पेयर्स को क्या कर रही है, टैक्स ब्रैकेट में डाल रही है।
ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स पेयर्स वाले ब्रैकेट में धकेल रही। ठीक है, तो फिजिकल ट्रैक का इफेक्ट गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे होता है। ठीक है, विदाउट एक्सप्लिसिटली रेजिंग टैक्स रेट नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन टैक्स ब्रैकेट के अंदर और ज्यादा लोग आ रहे हैं तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। तो फिजिकल ट्रैक का जो इफेक्ट होता है वो एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करने का होता है एंड बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ डिफ्लेशनरी फिजिकल पॉलिसी। यानी कि इसको हम ऐसा भी देख सकते हैं, ये एक ऑटोमेटिक फिजिकल स्टेबलाइजर है, क्योंकि हायर अर्निंग ग्रोथ से क्या होता है, आपके टैक्सेस जो है वो बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से मॉडरेट इन्फ्लेशनरी प्रेशर इकोनॉमी में जनरेट होते हैं। अब अगर हम कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स इन टैक्सेशन सिस्टम की बात करें तो जीएसटी आ जाता है। आप सबको पता है 1 जुलाई 2017 से जीएसटी जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है ना। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लागू करने के बाद जीएसटी एक सिंगल टैक्स आ जाता है जो गुड्स और सप्लाई की सर्विसेज पे लगाया जाता है, राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। ठीक है, यानी कि ये आपका एक ऐसा टैक्स है जिसमें वैल्यू एडिशन हर स्टेज पे इनपुट टैक्सेस के तौर पे की जाती है, और हर टैक्स का जो है वो आपको फाइनल स्टेज पे, आपको नेट स्टेज पे वो मिलता चला जाएगा। इस टैक्सेशन सिस्टम में फाइनल कंज्यूमर जो है वो सिर्फ आपका जीएसटी का चार्ज बेयर करेगा, यानी कि जो लास्ट डीलर ने सप्लाई चेन में बेयर किया था वो वाला। ठीक है, इसीलिए जो कैस्केडिंग इफेक्ट्स होते हैं आपके पहले वाले टैक्स रिजाइम की वो खत्म हो चुके हैं। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है पूरे नेशन के लिए, इसने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम कर लिया है। इसमें आपका प्रोसेस आ जाता है 1 कंट्री 1 टैक्स एंड 1 यूनिफाइड कॉमन मार्केट। करंटली जीएसटी में 4 स्लैब का स्ट्रक्चर है। 5% का लगता है बेसिक नेसेसिटीज की, फिर 12%, 18% और 28% जो है वो आपके 28% लग्जरी गुड्स पे लगता है, ये इंटरमीडिएट वाले गुड्स पे लगता है। फर्दर कौन कौन से टैक्सेस को जीएसटी में सब्ज्यूम कर लिया गया है, अगर हम सेंट्रल लेवल पर देखें तो सेंट्रल लेवल पे आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, इस बार वाले क्वेश्चंस बहुत आए थे। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गया, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एडिशनल कस्टम ड्यूटी हो गया जिसको हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी के नाम से भी जानते हैं, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स भी आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम स्टेट लेवल पे देखें तो भाई कौन कौन से सब्ज्यूम कर लिए गए हैं, आपका स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स जिसको सेल्स टैक्स भी कहा जाता है, एंटरटेनमेंट टैक्स जो है आपका अदर देन द टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडीज, सेंट्रल सेल्स टैक्स आ जाता है जो लेवी किया जाता है सेंटर के द्वारा, कलेक्ट किया जाता है स्टेट्स के द्वारा, ऑक्ट्रोई यानी कि चुंगी वाला जो आपका आ जाता है, और एंट्री टैक्स हो गया, परचेज टैक्स हो गया आपका, लग्जरी टैक्स हो गया आपका, टैक्सेस ऑन लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग भी इसमें काउंट कर लिए। सबसे लास्ट में जीएसटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, इसकी बॉडीज वगैरह के बारे में आपने पॉलिटी में पढ़ रखा है। अब इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए 2 कंपोनेंट्स आ जाते हैं जीएसटी के, एक आ जाता है सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी, एक आ जाता है एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी, है ना। दोनों सेंटर और स्टेट जीएसटी है, साइमल्टेनियसली जीएसटी लगाते हैं टोटल हमारी पूरी वैल्यू चेन पे। ये जो टैक्स है ये हर गुड्स की सप्लाई पे, सर्विसेज की सप्लाई पे लगाया जाता है। सेंटर क्या करता है, आपका सीजीएसटी कलेक्ट करता है, क्या बोलते हैं, सॉरी सेंटर क्या करता है आपका सीजीएसटी लगाता है, उसको लेवी करता है, उसको कलेक्ट करता है। स्टेट्स आपकी एसजीएसटी लगाती हैं, उसको कलेक्ट करती हैं। ठीक है, अगर ये ऑल ओवर इंडिया हो रहा है तो भाई सीजीएसटी लगाया जाता है, सिर्फ स्टेट के अंदर हो रहा है तो आपका एसजीएसटी लगाया जाता है। ठीक है, तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका सीजीएसटी का आ जाता है इज अवेलेबल फॉर डिस्चार्जिंग द सीजीएसटी लायबिलिटी ऑन द आउटपुट एट ईच स्टेट। सिमिलरली जो क्रेडिट आपका एसजीएसटी का होता है वो उस इनपुट्स पे पे किया जाता है जिसके द्वारा एसजीएसटी पे आपको आउटपुट मिलता है। कोई भी क्रॉस यूटिलाइजेशन क्रेडिट का परमिटेड नहीं होता। इसके साथ साथ सेंटर क्या करता है, आईजीएसटी भी लगाता है जिसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको सेंटर ही लगाता है, सेंटर ही कलेक्ट करता है। ये आपका सारा इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे लगाया जाता है अंडर आर्टिकल 269A सेक्शन 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो भाई यहाँ पर हमारा ये वाला लेक्चर खत्म होता है। अब आपकी गिनती के बचते हैं 2 लेक्चर्स, उनको भी हम ऐसे बड़े बड़े लेक्चर्स के तौर पे ही कंप्लीट कर लेंगे ताकि आपको ज्यादा डेज का वेट ना करना पड़े। तो अगले आने वाले दिनों में आपको ये भी मिल जाएंगे। प्लीज डू कमेंट करके बताइए कि ये लेक्चर्स आपको कैसे बेनिफिट कर रहे हैं। आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अभी टाइम है। अगर आप इन सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप इकोनॉमिक्स में अपने मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है,
तो बस यही कहना था। जय टू यू।